मालती अपने कमरे में उदास बैठी थी। अपनी सास को ऐसे उदास देखकर वहाँ मालती की बहू सुमन आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास और परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? बहू वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बस तेरी दादी सास की आजकल बहुत याद आ रही है। अचानक से दादी सास की आपको याद आने लगी? वैसे माँ जी, मैंने तो सुना है कि आप दोनों सास बहू की कभी खास बनती नहीं थी। मतलब आप दोनों की काफी लड़ाई होती रहती थी ना? बहू वो तो हर सास बहू में होती ही है, हम कोई अनोखे तो है नहीं। और रही बात हमारी, तो ये कहीं न कहीं हमें पता ही था कि हम कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरी कभी बनी ही नहीं तेरी दादी सास से। माँ जी फिर तो आपको काफी सीधी और अच्छी बहू मिल गई है। मैं तो आपकी बहुत बात मानती हूँ। आप जो कहती हो मैं वही करती हूँ। आपका कितना ध्यान रखती हूँ ना मैं। बहू मेरी सास को भी बहू तो अच्छी ही मिली थी, उन्हें ही मेरी कदर नहीं थी। खुश नसीब तो तू है कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी सास तो हर वक्त बस सर पर डंडा लेकर खड़ी रहती थी कि कब मुझसे कोई गलती हो और वो कब मेरी क्लास लेना शुरू करे। अरे आतंक बना रखा था उन्होंने अपने नाम का। नहीं माँ जी, ये तो अब ज्यादा हो गया। इतना तो मैं भी नहीं जानती दादी सास को। ससुर जी बताते हैं कि उनकी कोई आखिरी इच्छा भी तो थी। आपको पता होगा ना इस बारे में माँ जी? नहीं बहू, कोई आखिरी इच्छा नहीं थी। तेरे ससुर जी भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें खुद तो पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। तू भी क्या अपनी ससुर जी की बातों पर ध्यान दे रही है? ठीक है माँ जी, अब आप ज्यादा उदास मत हो। मैं नीचे सबके लिए खाना लगा देती हूँ। आप भी और खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। सब लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुमन काम कर रही होती है कि तभी वहाँ उसके ससुर मोहन आते हैं और मालती को आवाज लगाकर बोलते हैं, अरे मालती, कहाँ हो? ये लो, मैं प्रॉपर्टी के कागज ले आया हूँ। बताओ अब क्या करना है इसका? ससुर जी कौन सी प्रॉपर्टी के कागज? आप ये क्या कह रहे हो? हमारी कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी है क्या? लेकिन मुझे इस बारे में तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बहू वो मोहन इससे पहले कुछ बोलता, वहाँ मालती आ जाती है और मोहन को टोकते हुए बोलती है, आप भी क्या बहू को खामखाई बातों में लगा रहे हो? अरे बहू, ये तो मेरे भाई की प्रॉपर्टी के कागज है। वो कब से कह रहे थे कि उसे हमारे शहर में ही जमीन लेनी है, तो मैंने इनसे कहा था उसी बारे में। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है, ये वही कागजात है। लेकिन माँ जी जहाँ तक मुझे पता है आपका तो कोई भाई नहीं है। फिर ये कौन सा नया भाई पैदा हो गया जो हमारे शहर में जमीन लेने वाले हैं? वो बहू तू नहीं जानती इसके बारे में। तेरी शादी में नहीं आ पाया था। मेरा सगा भाई तो है नहीं, इसीलिए तुझे पता नहीं है कि दूर का भाई है। काफी कम मिलना होता है उससे तो मेरा। माँ जी दूर के भाई के लिए आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वो तो आपके बेटे की शादी में भी नहीं आया और आप खुद कह रही हो कि दूर का है, तो इतना सब क्यों करना? बहू ऐसा नहीं होता है। अरे रिश्ता दूर का हो या पास का हो, मायने तभी रखता है जब हम उन्हें अच्छे से रखें। और वैसे भी मेरा भाई मुझे रोज फोन करता है, मेरा हालचाल लेता है। अब तू खुद बता, मेरा अगर सगा भाई होता तो वो कितना करता मेरे लिए। मालती अपनी बातों से सुमन को चुप करवा देती है, लेकिन सुमन को अपनी सास की ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए शाम को जब सुमन का पति अजय घर आता है और वो दोनों कमरे में साथ बैठे होते हैं, तो सुमन अजय से कहती है, अजय, माँ जी का कोई दूर का भाई भी है? ये तो आपने मुझे कभी नहीं बताया। तुम्हें किसने बता दिया कि माँ का कोई भाई है? अरे मैं 25 साल से माँ के साथ हूँ, उनका कोई भाई नहीं है। तुमसे किसी ने झूठ कहा है? मुझे तो माँ जी ने खुद ही बताया है। माँ जी कह रही थी कि उनका भाई रोज उन्हें फोन करता है। अरे माँ ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ, तुम भी ना उनकी बातों में आ गई। अजय की बात सुनकर सुमन को अपनी सास पर अब शक होने लगता है, लेकिन बिना किसी सबूत के सुमन कुछ नहीं कहती है। कुछ दिनों बाद मोहन कमरे में अपनी पत्नी से धीरे धीरे बात करते हुए कहता है, मालती, मेरी माँ की अंतिम इच्छा यही थी। मेरी माँ की न सही, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा की तो सोचो। तुम उनके साथ ऐसा मत करो मालती। अब भी अगर मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा तो मुझे अपनी माँ होने पर भी शर्म आएगी। आपसे तो कुछ किया नहीं जाएगा, और अब जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ तो आपको उसमें भी परेशानी हो रही है। अब आप मुझे रोकना मत बिल्कुल भी। मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोक रहा हूँ। मैं बस इस समय अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। ये उनकी अंतिम इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए। वो दोनों काफी ज्यादा धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तभी उनके कमरे के बाहर से सुमन गुजरती है।
तो उन्हें बातें करते हुए वो सुनती है और कमरे के अंदर जाकर बोलती है। माँ जी, ससुर जी, क्या हो गया आप दोनों को? इतना धीरे धीरे क्या बात कर रहे हो? अरे आपका ही घर है, आपका ही कमरा है, आपका ही परिवार है, ऐसी भी क्या बात है जो इतनी धीरे धीरे कर रहे हो? बहू तू भी कहीं भी घुस आती है। एक तो तेरे ससुर जी इतने दिनों बाद मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं और तू है बीच में बोलने लगी। तू जरा अपने पति पर ध्यान दे बहू, यहाँ वहाँ मत ध्यान दे। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। आप दोनों आपस में लगे रहो, मैं जाती हूँ। सुमन वहाँ से तुरंत निकल जाती है, लेकिन कई दिनों से मालती कुछ अलग अलग हरकतें करने लगी थी। ये सब सुमन को काफी अजीब लग रहा था। एक बार मालती काफी देर रात बाहर जा रही होती है। सुमन अपनी सास को बाहर जाते हुए देखती है तो उसे टोकते हुए कहती है, अरे माँ जी, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रही हो बाहर? कुछ काम था क्या आपको? नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं है, वो बस खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था मैंने, तो पेट में गैस बन गई, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर घूम आऊं, ठीक हो जाएगा ना फिर। ठीक है माँ जी, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शादी के बाद तो खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता, आपके बहाने मैं भी थोड़ा घूम लूंगी। बहू तो क्यों मेरी वजह से तकलीफ उठा रही है? अरे मैं यहीं बस घर के बाहर तक ही जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो एक काम कर, सो जा। माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। बहू तुझे एक बार में मेरी कोई बात समझ नहीं आती है क्या? हर बार कलेश करना जरूरी है? जोक की तरह चिपकी रहती है। जा अब अपने कमरे में। मालती सुमन को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देख रहा होता है कि तभी घर में एक मनोज नाम का आदमी आता है और मनोज को देखकर मालती और भी हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर का पता कहाँ से मिला? भाभी, यहाँ मुझे भैया लेकर आए, उन्होंने मुझे घर का पता दिया था। मोहन, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? मालती, अब बस भी करो। तुम कितनी खुदगर्ज हो गई है, तुम्हें पता भी है। अरे हमें कोई बताएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? माँ, ये है कौन जो आपको भाभी कह रहे हैं? और पापा, अगर आपका कोई भाई है तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? बेटा, ये मेरा सौतेला भाई मनोज है, जिसे मैंने कभी सौतेले भाई जैसा समझा ही नहीं। लेकिन मालती के आने के बाद घर में दरार पड़ गई। मालती ने मनोज को घर से निकाल दिया। इस गम में माँ को दिल का दौरा पड़ गया। माँ की अंतिम इच्छा थी कि मनोज और हमारा परिवार एक हो जाए, लेकिन मालती ने ये होने नहीं दिया। माँ जी, आप अंदर से इतनी पत्थर दिल निकलोगी, मुझे पता ही नहीं था। ससुर जी, आप इतना परेशान मत हो। माँ जी ने अपनी सास की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं की, ये उनका दुर्भाग्य है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी दादी सास की अंतिम इच्छा पूरी करूं। अब हम साथ ही रहेंगे। हाँ माँ, अगर बस आपको अपनी सोचनी है तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटे और बहू की जिद के आगे मालती अपने घुटने टेक देती है और सबकी बात मान लेती है। सुखीनगर गांव की रहने वाली वैजयंती ने कुछ ही समय पहले मिठाई की दुकान खोली थी, जिसे चलाने में उसका पूरा परिवार सहयोग देता था। वैजयंती देवी का परिवार बड़ा था, जिसमें उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। तीनों ही बेटे मिठाई की दुकान संभाला करते। एक रोज शहर से लौट रहा एक राहगीर उनकी दुकान पर आता है, तो दुकान पर बैठा वैजयंती का बड़ा बेटा चंदन बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा होता है। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ, बिल्कुल ताजी मिठाई है, बिल्कुल ताजी। ठीक है, अब नींद पूरी हो गई है तो जरा मुझे मिठाई तो चखाइए, ताकि मुझे पता तो चले कि मिठाइयाँ लेनी है कि नहीं। अरे क्यों नहीं, ये लीजिए लड्डू। चंदन उस राहगीर को जैसे ही एक लड्डू निकालकर देने लगता है, तो उस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो राहगीर पीछे हट जाता है। वाह भाई साहब, इतनी ताजी मिठाई तो मैंने देखी नहीं। ग्राहकों से ज्यादा मक्खियों को पसंद आ रही है। अरे आप नाराज क्यों होते हैं? अब मिठाई के आसपास मक्खियां तो मंडराती ही है ना। ये लीजिए, हटा दी मैंने मक्खी। कहे तो आपको दूसरा लड्डू दे देता हूँ चखने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मक्खी को देखकर मेरा मन भटक गया है, अब मुझे लेना नहीं है। जय श्री राम। अरे भाई साहब, अरे सुनिए तो। अरे चंदन उसे आवाज लगा रहा होता है, लेकिन वो राहगीर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मटके में पानी लिए वैजयंती आती है। चला गया ग्राहक बिना मिठाई लिए। अरे माँ, आप पानी लेने क्यों गई थी? अब मेरी बहू बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती है, तो पानी लेने सास को ही जाना पड़ेगा ना। और तू दुकान पर ध्यान दे, ग्राहक आकर चले जाते हैं। मिठाई बेचने में आलस आ रहा है क्या तुझे?
माँ जी, जेठ जी आधे से ज्यादा समय दुकान पर ही सोते रहते हैं। अब ग्राहक भी तो सोचता होगा सोते हुए को क्या जगाए, इसलिए बिना मिठाई लिए ही आगे बढ़ जाता होगा। ये माधव की बीवी जब देखो माँ के सामने मुझे लापरवाह ठहराती रहती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राहक तो मिठाई पर मक्खियाँ देखकर ही चला गया। माफ करना जेठ जी, लेकिन अगर आपने सोने की जगह आसपास कपड़ा मारा होता, इससे अच्छी तरह दुकान तो माधव भी संभाल लेते हैं। इतना कहकर कविता अंदर चली जाती है और वैजंती चंदन को घूरती है तो चंदन की आंखें नीचे हो जाती है। कुछ ही देर बाद दुकान संभालने के लिए वैजंती का छोटा बेटा दुकान पर बैठता है, लेकिन पूरे दिन दुकान पर बस कुछ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते। शाम को सारा परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। अरे पूरा परिवार मिलकर भी एक मिठाई की दुकान ठीक से नहीं चला पा रहा है, जबकि नवरात्रों का समय चल रहा है। गांव की बाकी दुकानों में मिठाइयों की जमकर बिक्री हो रही है। पता नहीं हमारे दिन क्यों खराब चल रहे हैं। माँ जी, मुझे लगता है हमारी मिठाई में पहले जैसी बात नहीं रही, इसलिए कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आता। माँ, मैं तो कहता हूँ हमें बाहर से मिठाई बनवानी चाहिए, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए। फायदे से ज्यादा तो घाटा होगा माँ जी। अरे बाहर की मिठाई कोई फोकट में थोड़ी ना बना देगा। जितना पैसा मिठाई की बिक्री में आना होगा, उससे ज्यादा तो मिठाई की लागत में ही लग जाएगा ना। अरे तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? अरे शांत हो जाओ तुम सब लोग और खाना खा लो, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन वैजंती बाजार से सामान लेकर लौट रही होती है कि तभी वो गांव में फल बेचने वाली फुलवा के ठेले पर इतनी भीड़ देखकर हैरानी से वहां पहुंचती है। 2 किलो सेब पर आधा दर्जन केले, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आओ आओ, ताजे फल ले जाओ। अरे फुलवा, फल सस्ते हो गया है क्या, जो लोगों को तू मुफ्त में दे रही है? अरे वैजंती, ये सब तो ज्यादा बिक्री करने की एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? अरे देख, मंडी में ये सेब महंगे हैं और केले सस्ते, इसलिए मैं 2 किलो सेब के साथ सस्ते केले मुफ्त में दे रही हूँ, वो भी बस आधा दर्जन, जिससे लालच में लोग 2 किलो महंगे सेब लेंगे। इससे मुझे ही फायदा होगा ना। फुलवा की ये तरकीब देखकर वैजंती भी अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन से वो भी अपनी मिठाई की दुकान पर 2 किलो बर्फी के साथ 1 पाव लड्डू मुफ्त का बोर्ड लगा देती है। दुकान पर बैठे चंदर और वैजंती अब ग्राहकों के आने का इंतजार करते हैं। माँ, आपकी ये तरकीब काम तो करेगी ना? मुझे तो बहुत उम्मीद है बेटा, बाकी देखते हैं मुफ्त की तरकीब काम आती है या नहीं। अंदर मिठाई को डिब्बे में भर रही उसकी बहुएं आपस में बात करती हैं कि तरकीब काम आ जाए। वैसे भी ये मिठाई कब से बन के रखी हुई है, ये तो बिक ही जाएंगी। एक बात कहूँ, ग्राहक मिठाई के स्वाद को पसंद करते हैं, मुफ्त की तरकीब को नहीं। माँ जी को ये कहती तो उन्हें बुरा लगता, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन भाभी, माँ जी की तरकीब तो काम कर ही रही है। देखो दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं। तभी रंजना भी खिड़की से देखने लगती है तो बाहर सच में लोग मिठाई लेने के लिए खड़े थे और वैजंती ग्राहकों को मिठाई दे रही थी। वैजंती बहन, 2 किलो बर्फी का मैं क्या करूँगी? एक काम कर, तू मुझे आधा किलो बर्फी और वो मुफ्त के लड्डू दे दे। नहीं नहीं काकी, 2 किलो बर्फी लोगी तो ही मुफ्त के लड्डू हाथ आएंगे। हाय दैया, अजीब जबरदस्ती है। बर्फी लो तो लड्डू मिलेंगे, रहने दे। वैसे भी मुझे तो शुगर है, सोचा मुफ्त के लड्डू खा लूंगी 2-4। लगता है भगवान मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाना चाहते ऊपर। और वैसे भी तुम्हारी मिठाइयों में वो स्वाद कहाँ जो बाजार वाले लाला की मिठाई में है। अरे जा जा, जब तुझे मिठाई लेनी ही नहीं है तो क्यों यहाँ मेरा समय खराब कर रही है? वैजंती को उस औरत से ऐसे बात करता हुआ देखकर बाकी के ग्राहक भी वैजंती को घूरने लगते हैं और सभी मिठाइयों को चखने लगते हैं तो उन्हें मिठाई का स्वाद बासी लगता है और सभी ग्राहक मिठाई छोड़कर उल्टे पांव लौट जाते हैं। अरे ये क्या हुआ चंदन, लोग मिठाई चखकर लौट क्यों गए? तभी बगल में खड़े वैजंती के बाकी दोनों बेटे बातें करते हैं कि दुकान ना चलने के कारण उन्होंने ताज़ी मिठाई बनाई ही नहीं थी और बासी मिठाइयाँ ही बेच रहे थे, जिसके कारण ग्राहक मिठाई खाते ही लौट गए। ये सुनकर वैजंती अपना सर पकड़ लेती है
अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दिवाली बहुत नजदीक थी, लेकिन पूरे परिवार की मिठाई की दुकान सूनी थी। तभी वैजयंती की बहू रंजना मिठाई बनाने का सामान लेकर आती है। बहू, ये सब तू क्यों ले आई? माँ जी, भले ही मिठाई की दुकान ना चल रही हो, लेकिन दिवाली का समय है, नाते रिश्तेदारों को तो मिठाइयाँ भिजवानी ही है ना, तो अब हम कहीं से मिठाई खरीदेंगे ही नहीं, इसीलिए दिवाली की मिठाइयाँ तो बनानी पड़ेंगी। अब पूरा परिवार मिलकर दिवाली की मिठाई बनाने लगता है। कुछ ही देर में ताज़ा ताज़ा और कई तरह की मिठाइयाँ बनकर वो डिब्बे में भरकर दिवाली से 2 दिन पहले अपने रिश्तेदारों के घरों में भिजवा देते हैं और बाकी बची हुई मिठाई दुकान पर बिक्री के लिए रख देते हैं। दिवाली की एक शाम पहले कविता दुकान पर बैठी होती है, तभी तो औरतें आती हैं जो कि मिठाई लेने दूसरे गांव से आई होती हैं, जिनमें से एक बताती है कि उनसे इसी दुकान की मिठाई कुछ दिनों पहले ही खाई थी उसने, जो वैजयंती के किसी रिश्तेदार ने उसे खिलाई थी और पसंद आने पर वो मिठाई लेने उनकी दुकान पर आई। वो औरत दिवाली के लिए 5 किलो मिठाई लेकर जाती है। ये बात कविता के घर में बताती है तो सभी और मिठाई बनाते हैं और लोग अलग अलग गांव से दिवाली के लिए उनके यहाँ से मिठाई ले जाते हैं और दिवाली के दिन तो उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ जाती है। चलो, आखिरकार हमारी दिवाली की मिठाइयों की अच्छी बिक्री हो गई। हाँ बहू, ये दिवाली की मिठाइयों के कारण हमारी दिवाली भी खुशियों वाली हो गई है। इसी बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। हाँ हाँ, लेकिन पूजा के बाद। सारा परिवार मिलकर दिवाली की पूजा करता है, जिसके बाद वो मिठाइयों की दुकान के लिए अच्छे से काम करते हैं ताकि इसी तरह से उनकी बनाई मिठाइयों की बिक्री होती रहे। किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके पापा शंकर, मम्मी कुसुम और छोटी बहन रोशनी थी। वैसे तो रानी थी 18-19 साल की, पर उसका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जैसा था और उसे खजूर खाने का बहुत शौक था। वो गांव में जिस किसी के पास भी खजूर देखती तो या तो उससे मांग कर खा लेती या फिर छीन कर भाग जाया करती और खूब मजे से खाती। ऐसे ही एक दिन रानी के पापा घर में कुछ खजूर लेकर आते हैं और रानी की माँ कुसुम को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी की माँ खजूर, रानी से छिपा कर रख देना, वरना सारे के सारे एक बार में ही खा जाएगी वो, और पता भी नहीं चलेगा कि सारे खजूर आखिर गए तो गए कहाँ। ठीक है जी, आप सही वक्त पर घर आए हैं और अभी रानी बाहर है। अगर घर में होती तो उसे पता चल जाता आप खजूर लाए हैं और वो सारे खजूर खा जाती। मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ रानी से। ये कहकर कुसुम सारे खजूर अलमारी में छुपा देती है और ऐसे ही छुपाती है कि रानी को पता न चले। और शाम को रानी बाजार से जब घर वापस आती है तो रानी की नाक इतनी तेज थी कि वो घर में घुसते ही खजूर की खुशबू को सूंघ लेती है और वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ कुसुम को आवाज लगाती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या चिल्ला चिल्ला कर? ओ मेरी प्यारी माँ, जल्दी से बता दो वो कहाँ है। क्या कहा है? क्या बता दूं मैं तुझे? देखो, अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। आज घर में वो आए हैं। कौन आया है घर में? किसकी बात कर रही है तू? अरे माँ, वही मेरे दिल का चैन, मेरी रातों की नींद, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। क्या तुझे शर्म नहीं आती? ये सब बातें अपनी माँ के सामने कर रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या, जिसके बारे में तूने अभी तक मुझे बताया नहीं? बता, कौन है वो? जल्दी बता। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बॉयफ्रेंड की नहीं, खजूर की बात कर रही हूँ। वही तो है जिसे खाए बिना दिन और रात में रह नहीं सकती। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को। भला खजूर के पीछे कौन इतना पागल होता है? और कोई क्यों होगा, मैं हूँ ना पागल होने के लिए खजूर के पीछे। ना जाने तेरे होने पर मैंने ऐसा क्या खा लिया जो तू पागल है खजूर के लिए। पक्का खजूर ही खाओगे माँ। चलो अब बातें मत घुमाओ और जल्दी से बताओ खजूर कहाँ है। मुझे बड़ा मन कर रहा है खजूर खाने का। किसने कहा तुझे कि इस घर में खजूर है? माँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि कहाँ है खजूर। अरे इसे कैसे पता चल गया कि घर में खजूर है? अब क्या करूँ मैं? अगर इसे मालूम हो गया खजूर कहाँ रखे हैं तो ये सारे चट कर जाएगी।
नहीं बताओगी ना आप? रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? जब मैं कह रही हूँ कि घर में खजूर नहीं है तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही? आप रुको, मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर में खजूर ढूंढने लगती है। वो कभी रसोई में रखे बर्तनों में ढूंढती तो कभी कमरे में जाकर अलमारियों में। आखिर में काफी ढूंढने पर उसे अपनी माँ पापा के कमरे की अलमारी में से खजूर मिलते हैं और वो उन खजूरों को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने मुझसे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें खाने के लिए मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तुम कितने मीठे और रसीले हो। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तभी वहाँ पर कुसुम दौड़ती हुई आती है और जैसे ही रानी खजूर मुंह में डाल ही रही थी कि कुसुम उसके हाथ का निवाला छीन लेती है और ये देखकर रानी कहती है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरे खजूर दे दो जल्दी से, मुझे भूख लगी है बहुत। इन खजूरों को देखकर मेरे मुंह से बहुत पानी आ रहा है। नहीं, ये तेरे पापा अपने लिए लाए हैं। मैं तुझे इनमें से एक भी नहीं दूंगी। माँ ऐसा मत कहो, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और तेरे पापा मेरे पति हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार माँ, यही थी तुम्हारी ममता। एक खजूर के पीछे तुम अपनी फूल सी बच्ची से झगड़ा कर रही हो। रानी के ये झूठे ड्रामे देखकर कुसुम उससे कहती है, बस बस, सब जानती हूँ मैं, तेरे ये फिल्मी ड्रामे, समझी? इनमें से तुझे सिर्फ 2 खजूर दूंगी, उनमें से एक भी ज्यादा नहीं। मंजूर है? चलो ठीक है, 2 ही सही पर 2 तो। अब कुसुम रानी को 2 खजूर निकाल कर दे देती है और बाकी के खजूर फिर से छुपा कर रख देती है। 2 खजूर मिलने के बाद भी रानी का मन नहीं भरता और वो फिर से खजूर मांगने अपनी माँ के पास जाती है तो कुसुम उसे खजूर देने से मना कर देती है। अब रात हो जाने के बाद सब सोते हैं पर रानी को अब भी खजूर खाने का मन करता है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती और अब वो ये सोचती है कि आखिर कैसे अपनी माँ के कमरे से खजूर निकाले जाएं। रानी और उसकी बहन रोशनी दोनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए रानी को जागता हुआ देखकर रोशनी कहती है, अरे दीदी, आप अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है मुझे। तू सो जा। ठीक है दीदी। अब रोशनी के सोने के बाद रानी दबे पांव अपनी माँ कुसुम के कमरे में जाती है जहाँ उसके माँ पापा दोनों सो रहे थे और रानी धीरे से अपनी माँ की अलमारी से सारे खजूर निकाल कर अपने कमरे में ले आती है और सारे के सारे खजूर खा जाती है और किसी को रानी पर शक न हो इसीलिए वो उस घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है जिससे कि सबको लगे कि घर में चोर आया था और कुछ ना मिलने पर वो खजूर चुरा कर ले गया। ये सब करके रानी आराम से बेफिक्र होकर कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब कुसुम उठती है तो वो देखती है कि घर का सब सामान फैला है और वो जोर जोर से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में सब सामान यहाँ वहाँ फैला है। घर में चोरी हो गई क्या? अजी सुनते हो रानी के पापा, जरा बाहर आओ सब। कुसुम की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला है। ये देखकर रानी के पापा यानी शंकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है? ये किसने किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये सब किसने कर दिया? अजी देख लो, कहीं घर में कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया? पैसे वैसे चोरी तो नहीं हुए ना? ये सब देखकर कुसुम घर के सब सामान को चेक करने लगती है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुसुम सब सामान अच्छे से देखती है लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सारा सामान सही सलामत था। जिसके बाद कुसुम कहती है, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है, घर में चोरी भी नहीं हुई और सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने चोरी की हो। माँ, शायद चोरों को भी ये मालूम हो गया होगा कि हम बहुत गरीब और कंजूस हैं। उन्हें ले जाने के लायक कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे खाली हाथी चले गए। तू चुप कर। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। आपने फालतू में ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अगर चोर पैसे या सामान नहीं लेकर गया तो आखिर क्या लेकर गया? कुसुम ये कहकर अपनी अलमारी में खजूर ढूंढने लगती है और जब वो देखती है तो अलमारी में खजूर नहीं थे और ये देखकर कुसुम को रानी पर शक होता है, कहीं ये सब रानी ने तो नहीं किया। कुसुम को रानी पर शक तो होता है लेकिन उस समय वो रानी से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप घर का सारा सामान समेटने लगती है। कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत दर्द होता है जिसके बाद रानी को कुसुम डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर रानी को पेट दर्द की दवाई दे देती है
और उसके बाद भी रानी का पेट दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर रानी का चेकअप करने को कहती है और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर रानी और उसकी माँ को बताती है। रानी की मम्मी, लगता है आपकी बेटी ने कुछ ज्यादा ही खजूर खाए हैं, जिसकी वजह से इसे पेट दर्द, गैस, पेट फूलने और डायरिया की समस्या हो गई है। ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खजूर का सेवन कर लेता है। मुझे पता था कि वो सारे खजूर इसी ने खाए हैं, तभी आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, वो सारे खजूर मैंने ही खाए थे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं मालूम था इतने खजूर खाने से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। आज के बाद मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो रोज खजूर खाना, मैं खुद खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। नहीं नहीं माँ, आज से कान पकड़ लिए मैंने, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी खजूर। रानी की बात सुनकर डॉक्टर और कुसुम हंसने लगते हैं और रानी भी उस दिन के बाद से खजूर नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।